हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। आज की वीडियो होने वाली एक ऐसी थ्रिलिंग एनिमे सीरीज़ पर जिसका नाम है टेरर इन रीजोनेंस। ये सीरीज़ दो लड़कों और एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के कैट एंड माउस गेम पर बेस्ड है, पर एंड आते आते एनिमे कई इंपॉर्टेंट राजनीतिक मुद्दों पर भी हाईलाइट करते हुए चलती है। अगर आप एक ट्रू एनिमे फ़ैन हैं तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस वीडियो में हम इस एनिमे की कहानी, कैरेक्टर्स और अंडरलाइंग थीम्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी अगेन। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। टेरर इन रीजोनेंस का प्लॉट एक ऑल्टरनेट रियलिटी वाले टोक्यो में होता है, लेकिन शो का बहुत सारा हिस्सा वर्तमान घटनाओं को दर्शाता है। इस ऑल्टरनेट रियलिटी में जापान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लूटोनियम बॉम्ब क्रिएट कर देती है, जिसे 9 और 12 नाम के दो लड़के चुरा लेते हैं, जिससे जापान और अमेरिकन गवर्नमेंट्स हाई अलर्ट पर आ जाती है। द फैक्ट इज़, हमारी वास्तविकता में यानी अभी इस वक्त जापान को किसी भी तरह की आर्म्ड फोर्सेस रखना अलाउड नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन कब्जे के तहत तैयार किए गए जापान के संविधान के आर्टिकल 9 में ये चीज़ क्लियरली कही गई है दैट जापानीज गवर्नमेंट अपने नेशन की संप्रभुता को रखते हुए फॉरएवर वॉर को कंडेम करती है, एंड साथ ही दे हैव नो राइट टू कीप आर्म्ड फोर्सेस, ना ही लैंड में, ना ही सी में, और ना ही किसी और तरह की वॉर जोन का हथियार रखना इनको अलाउड है। आज की डेट में जापानीज लोग अपनी सुरक्षा के लिए यूएस के भरोसे हैं। दिस इज़ वाई जापान इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ पीस, क्योंकि वो लोग आर्म फोर्सेस रख ही नहीं सकते हैं। अब इस शो में इंटरनेशनली अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अथीना प्रोजेक्ट नाम का एक कैंपेन के साथ आती है गवर्नमेंट, जिसके तहत ये लोग स्पेशली टैलेंटेड जनरेशन क्रिएट करने की सोच रहे थे। देश भर में अनाथों की जांच करके प्रोजेक्ट लीडर्स ने सबसे अधिक टेक्निकली एडवांस बच्चों को खोजा, फिर उन्हें किडनैप करके उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने का काम शुरू कर दिया गया। इन बच्चों से उनके अस्तित्व को छीन लिया जाता है, उनके नाम की जगह उन्हें नंबर से बुलाया जाता है, उन्हें डिफरेंट तरीके की चुनौतियां दी जाती है और उनका टेस्ट कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें बच्चों की जगह उन्हें देश की उन्नति के लिए बनाए जा रहे टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रोजेक्ट के दौरान मर जाते हैं, क्योंकि अथीना प्रोजेक्ट लीडर्स इन बच्चों को तब तक मैनिपुलेट करते हैं जब तक बच्चे पूरी तरीके से निचोड़ नहीं लिए जाते। अब ये अथीना प्रोजेक्ट जहाँ पे हो रहा था वो जगह थी राइजिंग पीस अकेडमी। यहाँ पे वी कैन सी द मेटाफोर फॉर द लॉस्ट जनरेशन। अब जिनको लॉस्ट जनरेशन नहीं पता है, इफ़ यू गूगल अबाउट लॉस्ट जनरेशन ना, तो बेसिकली ये वो जनरेशन है जहाँ पे 20 ईयर्स के स्पैन में जापान जो है वो बहुत ही अंडर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन के अंडर आ गया था। आज की जो यूथ है, यंग अडल्ट जो है, वो बहुत ही कम प्रॉस्परस होती है, उनको बहुत कम पे मिलता है, उनकी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। इफ़ यू सी, जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपने कहीं पे भी देखा पड़ा होगा, बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रातों को भी काम करते हैं। इट्स लाइक वो अपनी बहुत लंबा जो टाइम है ना अपने लाइफ का, वो कामों में ही दे रहे हैं। दिस जनरेशन इज़ दैट्स वाई कॉल्ड लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि वो और चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं अपने लाइफ में, सिर्फ काम 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 और पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। अब 9 और 12 ये दो वो बच्चे थे जो अथीना प्रोजेक्ट और राइजिंग पीस अकेडमी से बाहर भागने में, यानी कि इन जगहों को एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गए थे, और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अपनी कहानी पूरी दुनिया के आगे बताएंगे। एज आई सेड, अथीना प्रोजेक्ट एक बहुत ही सीक्रेटिव प्रोजेक्ट था, एंड बहुत ही कम लोगों को इवन इन जापान इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। पहली बात तो इसके बारे में वैसे ही काफ़ी कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वो भी इस खुफिया बात को अपने साथ अपने ग्रेव में ले जाने के लिए राज़ी थे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने को राज़ी ही नहीं थे। जबकि इन बच्चों का मेन गोल बस इतना था कि सारी दुनिया उनके बारे में जाने, उनके दर्द को समझे, और सबको पता चले कि नेशन या राष्ट्र की उन्नति के नाम पर क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या क्या गलत कर रही है। जब कुछ काम नहीं करता है तो 9 और 12 डिसाइड करते हैं कि मास में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का सबसे ईजी वे है टू शॉक द एंटायर कंट्री, एंड पूरे कंट्री को शॉक करने के लिए ईजी वे इन्होंने ढूंढ निकाला, बॉम्ब ब्लास्ट। कितना ईजी है ना।
ऑल्सो जैसे हम प्लॉट में आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमें समझ में आता है कि अथीना प्रोजेक्ट कितना कारगर था। जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, हम 9 और 12 की स्किल्स से परिचित होते हैं। एंड डैम डूड, ये दोनों लड़के सच में बहुत काबिल थे। ये दोनों रेडिली अवेलेबल मटेरियल से ही बॉम्ब बना लेते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट सर्वर्स हैक करना तो जैसे इनके बाएं हाथ का खेल है। ऑल्सो लड़के ये तक जानते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ बॉम्ब प्लांट करें जिससे कि बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो। नॉट जस्ट दैट, ये लड़के अपने सारे बॉम्ब प्लांटिंग इस तरीके से करते थे जिससे कभी किसी इंसान को डेथ ना हो। लेकिन ब्लास्ट इतना बड़ा होता था कि ब्लास्ट की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। लोल, नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड विद द फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट शुरू होता है रैट चेज, पार्ट ड्रामा एंड डिटेक्टिव थ्रिलर। टेरर इन रेजोनेंस में ये बच्चे यूट्यूब लाइव के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज को पहले ही बॉम्ब का लोकेशन दे देते हैं। बट कैच ये था कि अगर तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिडल को सॉल्व कर दिया तो उनको बॉम्ब मिल जाएगा, वरना वो फट जाएगा। एंड इन रिडल्स के थ्रू 9 एंड 12 दुनिया के आगे अपनी बात रखना चाह रहे थे। हियर आई वंडर कि इसके लिए ये लोगों ने सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया। खैर, कुड बी पॉसिबल कि इतने बड़े बड़े नेता इससे जुड़े थे, सो मे बी इन्हें लगा होगा कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉज देखो, हम जितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर लें, लेकिन हमें भी पता है कि रियलिटी में अगर गवर्नमेंट किसी नरेटिव को आम लोगों से दूर रखना चाहती है ना, तो वो सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया दोनों के ही थ्रू ऐसा कर सकती है। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। इस रैट चेज में अब एक कैरेक्टर और जुड़ता है जो कि है डिटेक्टिव शिबाजाकी। अब ये लड़के यूट्यूब लाइव पर स्फिंक्स के नाम से आ रहे थे, स्फिंक्स 1 एंड स्फिंक्स 2। एंड इनके फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट और प्लूटोनियम के चोरी होने के क्लूज को जोड़ते हुए गवर्नमेंट एजेंसी भी समझ गई थी कि ये वो ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लूटोनियम बॉम्ब चुराया था। सो अब पूरा डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर था। लेकिन इसके बारे में, स्पेशली प्लूटोनियम चोरी के बारे में, पब्लिक को अभी तक कुछ नहीं पता था। सो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है इन लड़कों को फर्दर बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकना और इनसे प्लूटोनियम बॉम्ब वापस लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली वो ये है कि अथीना प्रोजेक्ट कितना मतलब वाहियात प्रोजेक्ट था। 9 एंड 12 वहाँ से भाग आने के बाद भी एक दूसरे को नाम से नहीं बुला रहे थे, नंबर से बुला रहे थे, नंबर 9 एंड नंबर 12। अब डिटेक्टिव शिबाजाकी आजकल रिकॉर्ड डिवीजन में काम कर रहे थे। एक्चुअली वो टोक्यो के बेस्ट डिटेक्टिव थे, पर कुछ सालों पहले एक सुसाइड से जुड़े मामले के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। अब एक नॉर्मल सुसाइड से जुड़े मामले में इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होना मेरे तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि डिपार्टमेंट को इस काबिल ऑफिसर की नीड थी, सो हियर शिबाजाकी इज़ बैक इन द हाउस। स्फिंक्स टेररिस्ट ग्रुप की जांच करते हुए शिबाजाकी को प्लूटोनियम चोरी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। नाउ द फैक्ट इज, शिबाजाकी हिरोशिमा से बिलोंग करता था। यस, हिरोशिमा वही जगह होती जहाँ पे यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। एंड शिबाजाकी अब इस केस के न्यूक्लियर बॉम्ब वाले एंगल की वजह से काफ़ी डीपली केस से जुड़ गए थे। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो ये भी समझ जाता है कि स्फिंक्स का मेन मोटिव बस टेररिज्म फैलाना नहीं, बल्कि इन ब्लास्ट के थ्रू वो लोग अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे। ही वॉज द ओनली वन जो स्फिंक्स के सारे रिडल्स को सॉल्व करते जा रहा था। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज इनके बीच राइवलरी की जगह एक अच्छा सा बॉन्ड भी बन जाता है, एज शिबाजाकी एंड आने तक इन बच्चों से रिलेट करने लगता है। नाउ टेरर इन रेजोनेंस में मेल कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग करते हैं। 9 और 12 दोनों यंग बॉयज़ हैं। शिबाजाकी एक ओल्डर मैन है जिसके पास वाइफ और डॉटर है, और पुलिस डिपार्टमेंट सीन्स में एक वुमेन को फ्रंट डेस्क के अलावा देखना काफ़ी रेयर है। जबकि 9 एंड 12 और शिबाजाकी सभी वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में और वुमेन को दिखाना चाहिए था ताकि पुलिस वर्क सिर्फ मर्दों के लिए, ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो सके। लेकिन सीरीज़ में 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है पूरे प्लॉट पर। पहली कैरेक्टर है लीज़ा। लीज़ा एक हाई स्कूलर है जिसके क्लासमेट्स और होम लाइफ दोनों से ही रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे। ये भी लॉस्ट जनरेशन का एक बहुत बढ़िया स्टैंड है।
ये लड़की काफ़ी मैनिपुलेटिव भी है। ये स्फिंक्स के डिस्ट्रक्शन में आसानी से इन्वॉल्व हो जाती है और उसे इन दोनों लड़कों के बीच में रहना काफ़ी वेलकमिंग भी लगता है। शिनजुकू में स्फिंक्स ने क्या किया, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसे जानने के बाद भी, उसे विटनेस करने के बाद भी वो उनके साथ चुपचाप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती है और ज़्यादा सवाल भी नहीं करती। पहले एपिसोड्स में ही लीज़ा का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन उसके बाद वो अपने घर से भाग आती है और 9 और 12 के हाइड आउट में ही रहने लगती है। लीज़ा का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाउजी है। पूरे एनिमे में ही टाइम टू टाइम वो कुछ या तो गड़बड़ कर देती थी या उसके साथ ही कुछ गड़बड़ी हो जाती रहती थी। लीज़ा को 9 एक बोझ मानता था, लेकिन 12 वीसी लीज़ा से काफ़ी हमदर्दी जता रहा था। ओवरऑल पूरी स्टोरी में लीज़ा का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है 9 एंड 12 के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में। इस एनिमे में दूसरी जो फीमेल कैरेक्टर है वो काफ़ी मायने रखती है कहानी में, जिसका बैकग्राउंड 9 और 12 से मिलता जुलता है, जिसका नाम होता है 5। राइजिंग पीस अकेडमी की एकमात्र बच्ची हुई बच्ची जो 9 और 12 से अलग हो गई थी, अब वो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करती है। 5 शो में हाफ एपिसोड ख़त्म होने के बाद दिखाई देती है, जब यूनाइटेड स्टेट्स टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। एंड वो क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हमारे स्फिंक्स ने बेवकूफ़ों की तरह सारा जो गवर्नमेंट का डाटा था ना वो पब्लिक कर दिया था, जिसमें कि ऑब्वियसली न्यूक्लियर प्लांट वाली चोरी वाला मामला भी एडेड था। सो अब यूएस गवर्नमेंट को भी पता चल गया था कि भाई जापान में ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। तो ऑब्वियसली यूएस को तो मतलब दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना, सो इसलिए यूएस अब इस चीज़ में घुस गई। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, पहले ही मैंने बोला था ना कि स्फिंक्स के ब्लास्ट कुछ ज़्यादा ही तेज़ थे, जिसने यूएस गवर्नमेंट के भी कान खड़े कर दिए। अब यूएस की इन्वॉल्वमेंट के कारण डिटेक्टिव वर्क करना बंद कर दिया जाता है। 5 जो है वो 9 से जुड़ी हुई है और उसे हर हाल में हराना चाहती है। एक्चुअली पहले जब ये लोग इस अकेडमी में थे तो 5 कभी भी 9 को हरा नहीं पाई थी और काइंड ऑफ यहाँ पे वो अपना पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए आई थी, जस्ट 9 को हराने। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और हानेडा एयरपोर्ट में एक बॉम्ब प्लांट करके 9 और 12 के साथ माइंड गेम खेलने लगती है। हियर वी सी, जिसको आम लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, वो ही लोगों को बचाने में लगा हुआ था। 5 राइजिंग पीस अकेडमी के एथेना प्रोजेक्ट की जीती जागती एग्जाम्पल है। वी सी कैसे बच्चों को मैनिपुलेट किया गया है। 9 और 12 दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 5 को इतना अकेला छोड़ दिया गया है कि वो लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है उसको ये तक नहीं पता। उसके 9 और 12 या 12 एंड लीज़ा की तरह कोई रिलेशंस हैं ही नहीं। 5 उनकी आइडियल है, बहुत ही चतुर एंड इंटेलिजेंट, लेकिन 5 इज़ नॉट इवन अ चाइल्ड एनी मोर। दैट्स व्हाट आई कैन से बाय हर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। एंड यस, बाय द वे 5 एक लड़की है, ओके। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। अब 5 के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही टेरर इन रेजोनेंस में एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि डिटेक्टिव्स वर श्योर कि ये अमेरिका से आई हुई लड़की आधी पागल है और भी बहुत कुछ है जो इन डिटेक्टिव्स से छुपाया जा रहा है। प्लस ये डिटेक्टिव्स अपने आसपास रह रहे लोगों को बचाना चाह रहे थे, इसलिए ऑफिशियल्स के मना करने के बाद भी डिटेक्टिव लोग अपने अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, जिससे शिबाजाकी के आगे फाइनली सारे राज खुलते हैं। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, फाइनली इतने डिस्ट्रक्शन के बाद 9 को लगता है कि अब उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए। भैया 9, तुम ये चीज़ पहले ही कर देते ना, और दुनिया के आगे अपनी बात रखनी चाहिए। बट 5 ऐसा थोड़ी होने देगी। जब 9 को पुलिस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर ले जाया जा रहा होता है, तभी रास्ते में 5 वहाँ आ जाती है और एक रैट चेस शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही 5 9 को मारने वाली होती है, वहाँ पे 12 आ जाता है एंड ही सेव्स द डे। लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि 9 कॉन्फ्रेंस का अपना मूड जो है वो बदल देता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम न्यूक्लियर ब्लास्ट विदाउट किलिंग पीपल ऑफ कोर्स। अब भाई सीरीज़ के शुरुआत में ही इन्होंने प्लूटोनियम बॉम्ब चुराया था, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही ना। 9 बीइंग 9 एक गैस बलून के सहारे वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्लूटोनियम बॉम्ब को ले जाता है एंड देन द ब्लास्ट हैपन्स। ऑल्दो इस ब्लास्ट से ज़मीन पर ना रेडिएशन फैलती है ना लोग मरते हैं, लेकिन इससे सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स काम करने बंद कर देते हैं एंड
टोक्यो बाकी की दुनिया से डिजिटली कट ऑफ हो जाता है। इसके थ्रू 9 और 12 जो हैं वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कैसे जब वो लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ थे तो उन्होंने ज़िंदगी जी थी। हर लोगों से अलग हो जाना, अपने फैमिली से अलग हो जाना, किसी के साथ इंटरेक्ट ना कर पाना इज़ रियली वेरी डार्क थिंग। नेक्स्ट सीन में भी सी 9 और 12 एंड लीज़ा एक अबैंडन से दिख रहे घर के बाहर खुशी खुशी खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शिबाज़ाकी आ जाता है एंड इन लोगों की आपस में बात चल रही होती है। वी सी हेयर शिबाज़ाकी किस तरह इन बच्चों से रिलेट कर रहा था, बट तभी वहाँ पे यूएन का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है एंड दे शूट बोथ 9 और 12 इन फ्रंट ऑफ लीज़ा एंड शिबाज़ाकी। लेकिन मरते मरते शिबाज़ाकी प्रॉमिसेस टू 9 और 12 कि उनकी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। कहानी है वो अब शिबाज़ाकी पूरी दुनिया के सामने लेके आएगा। नाउ टेरर इन रेजोनेंस एक बिल्ली और चूहे का खेल है और वर्तमान में राजनीतिक बीमारियों को दर्शाता है। एंड विद दिस ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड नीचे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड विद दिस अब मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।